परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, वो खुद जान लेते हैं ऊंचाई आसमानों की, वो खुद जान लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। आज हम आपको यहाँ पर संस्कृत की अगली क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों हमारी संधि चल रही है व्यंजन संधि, लगातार क्लासेस चल रही है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर हम यहाँ पर रीट और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की हम यहाँ पर आपको क्लासेज ले रहे हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट में यही क्लासेज आपकी चल रही हैं और यही आपकी वैकेंसी जब भी चल रही है। तो यहाँ देखिए, आप देखिए मित्रों, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है लखन माली, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप तक पहुंच सकेंगी। इधर आप देख रहे हैं मिशन संस्कृत ज्ञान, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। अभी प्ले स्टोर पर जाइए और लिखिए मिशन संस्कृत ज्ञान, वहां पे आपको ये दूसरे तीसरे नंबर पे मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड करें और उसके बाद में अपने मोबाइल में उसको आप लॉगिन करके इसमें प्रवेश कर जाएं। ठीक है, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिलेंगी और कुछ चीजें आपको पेड मिलेंगी। दोस्तों यहां पर नोट्स हम दे रहे हैं, जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत कुछ यहां पर फ्री में मिल रहा है। कंपटीशन के लिए भी यहां पर कई चीजें फ्री आपको मिलती हैं और पेड भी है, लेकिन पेड भी आपको बहुत ही सस्ती कीमत पे मिल जाती हैं। यदि आप यहां पर सेकंड ग्रेड का कोर्स लेते हैं संस्कृत से, तो यहां पर टोटल आपको 1151 रुपये में हम संस्कृत का पूरा कोर्स देंगे, जिसमें आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। इसके अलावा रीट संस्कृत का यदि कोर्स लेते हैं तो यहां आपको सिर्फ 599 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों उसमें आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, लगातार क्लासेज मिलेंगे। और यदि आप यहां पढ़ रहे हैं तो यहां आप पढ़ सकते हैं, यहां भी आपको क्लासेज मिल रही हैं, लेकिन यहां अतिरिक्त कुछ चीजें आपको और भी मिल जाती हैं। दोस्तों तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम आपको यहां पर व्यंजन संधि के अंदर अगली संधि बता रहे हैं। संधि का नाम है, आप हेडिंग डालेंगे चर्त्व संधि। लिखिए सभी, ये हमारी आज की संधि रहेगी। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये आज का हमारा छोटा टॉपिक है। तो टॉपिक डालेंगे चर्त्व संधि। देखिए मित्रों, चर्त्व संधि क्या होती है सबसे पहले ये समझेंगे, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी तरह से। आप ये नहीं कह सकते कि ये सवाल कैसे बन गया। चाहे रीट की बात कर ले, सेकंड ग्रेड की बात कर ले, दोनों में सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम उसी आधार पर आपको यहाँ पर हर चीज को बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखिए, आपको एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, एक डायलॉग आप हमेशा दिमाग में याद रखो संधि के अंदर, कि जैसा काम वैसा नाम। संधि में जैसा काम होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नामकरण कर दिया जाता है, ऐसे आप समझो। अब यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर चर्त्व संधि है, यानी कि यहां पर चर्त्व कार्य हो रहा है, यानी कि कार्य के रूप में चर्त्व कार्य है। हमारा कार्य के रूप में क्या है? चर्त्व कार्य। या फिर हम ये कह सकते हैं चर्त से मतलब कि यहां पर चर वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? चर वर्ण हो जाता है। मित्रों चर वर्ण का मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। तो एकदम सिंपल है, चर वर्ण का मतलब होता है वर्ग का पहला वर्ण। कोई भी वर्ग है हमारा, उसका पहला वर्ण जो है उसका नाम हो जाएगा चर वर्ण, यानी पहले पहले वर्णों का नाम है चर। तो आज हम इस संधि में यह सीखेंगे कि कैसे हम किसके स्थान पर पहला वर्ण करेंगे, आगे आपको क्या देखना है, पहले आपको क्या देखना है, तब जाके हम पहला वर्ण करते हैं। ये नियम आपको समझना होगा, तभी जाकर के ये संधि आप क्लियर समझ पाओगे, कभी भी गलती नहीं होगी आपकी। ठीक, चलिए अब आगे हम आपको इसका सूत्र बता रहे हैं। सूत्र से ही हम आगे बढ़ेंगे, सूत्र से ही हम आगे समझ पाएंगे। सूत्र एकदम छोटा सा है, खरीचय। क्या है सूत्र? खरीचय। ये हमारा सूत्र है किसका? चर्त्व संधि का। यदि डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा सूत्र चर्त्व संधि से संबंधित है, तो आपका उत्तर ये होगा खरीचय। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि खरीचय सूत्रस्य उदाहरणम किम, खरीचय सूत्र का उदाहरण क्या है, तो उदाहरण भी हम बताएंगे अभी। खरीचय सूत्र क्या काम करता है, इसका क्या अर्थ है, ये सब आपको बताएंगे। तो अब मैं आपको अर्थ की तरफ लेके चलता हूं। खरीचय सूत्र हो गया चर्त्व संधि का, ऐसे ध्यान रखना है। अब इसका अर्थ समझते हैं, क्योंकि बिना अर्थ समझे तो आप कैसे याद कर पाओगे फिर।
खरीचे इसका अर्थ है आपका, पहले मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर, इसका अर्थ, उसको अर्थ मानो या उसको ट्रिक मानो, कैसे भी आप समझ लीजिए। इसका अर्थ या ट्रिक हो जाएगी आपकी, झल के बाद में यदि खर मिले, झल के बाद में यदि खर मिले तो झल के स्थान पर एक हो जाता है। एक का मतलब है पहला वर्ण हो जाता है। ये जो हमने लिखा है मित्रों, ये हमारी इस संधि की ट्रिक है, या फिर यूं कह सकते हैं ये इस संधि का अर्थ है। ठीक है, अब कैसे इसको हम लिखेंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से, झल के बाद में यदि खर वर्ण मिले तो झल के स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण की जगह आप यहां पर चर वर्ण समझें। क्या समझें? चर वर्ण। क्या समझेंगे आप? चर वर्ण समझें इसको। समझ गए? क्योंकि प्रथम वर्ण को ही हम चर वर्ण कहते हैं। तो अर्थ आपको समझ में आ गया। आप दोबारा लिख सकते हैं, झल के आगे यदि खर वर्ण मिले तो झल के स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाता है, अर्थात चर वर्ण हो जाता है। एकदम आसान है, अब समझ में आ गया होगा अर्थ। लेकिन यहां पर जो शब्द दिए गए हैं, ये शब्द आपको समझ में आने चाहिए, ये नहीं आएंगे तो गड़बड़ है। तो हम इन शब्दों को समझते हैं तब आगे बढ़ेंगे। तो इसमें एक तो आया है आपका झल, मैं झल को इधर ही लिख रहा हूं, देखिए आप। वैसे मैं झल आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन यहां आया है इसलिए अभी भी बता रहा हूं इसको दोबारा से। झल का मतलब आपको ध्यान रखना है मित्रों, पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है और तीनों प्रकार के शय इसके अंदर आपके आ जाते हैं। किस में आते हैं? ये झल के अंदर। समझ रहे हैं? यानी कि झल में ये आपके वर्ण आ जाते हैं, इनको हम कहेंगे झल वर्ण। क्या कहेंगे? झल वर्ण। आप काउंट कर सकते हैं, झल के अंदर टोटल आपके 24 वर्ण आते हैं। कितने हैं? 24। आप देख लो, पहला वर्ण आपका 5 जगह से आएगा। 5 5 5 5 चौका 20, 21 22 23 और 24, यानी प्रत्येक वर्ग से आएगा। हमारे 5 वर्ग होते हैं, ये आप सब जानते होंगे। मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा एक होता है क वर्ग, ठीक है? तो क में आपकी लाइन चलती है क, ख, ग, घ और ङ, ठीक है? इसके बाद में क के बाद में च, च, छ, ज, झ और ये, ठीक है? फिर है टे, ठे, डे, ढे और अणे। फिर है ते, थे, दे और धे और ने। फिर है लास्ट पे, फे, बे, भे और में, ठीक है? ऐसे है ये। देखिए आप, ये हमने लिखे हैं अभी वर्ग। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब हमने कहा इनको नंबर आप डाल सकते हैं। देखिए इस तरीका से समझने की दृष्टि से, ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ऐसे आप समझ लो, ये नंबर हैं। तो अब इसमें हमने कहा कि झल के अंदर पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो आप सब देख लो, ये आपके सारे के सारे वर्ण आ जाएंगे झल में। देखो, यानी कि 5वें नंबर का नहीं आएगा। ये पूरी लाइन 5वें नंबर की है, ठीक है? ये जो लाइन दिख रही है ये चौथे नंबर की है। पूरे चौथे वर्ण है ये आपके तीसरे वर्ण है पूरे के पूरे। ये आपके दूसरे वर्ण है प्रत्येक लाइन के, और ये पहले वर्ण है आपके। बात समझ रहे हैं? तो झल के अंदर ये भी आएगा पहला वर्ण। तो पहला वर्ण ये यानी 5 जगह से आएगा। इसी तरह दूसरा 5 लाइनों से आएगा। ऐसे करके टोटल 24 हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया झल। झल के बाद में एक है इसमें खर। खर क्या होता है? खर को मैं लिख रहा हूं यहां, देखिए आप। खर का मतलब होता है मित्रों पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। इसके अलावा तीनों प्रकार के शय हमारे किस में आते हैं? खर में आते हैं। बस ये हमारा खर हो गया, ठीक है? अब देखो, झल के बाद में खर ढूंढना है, उसके बाद में आपको क्या कर देना है? उसको चर वर्ण कर देना है। तो चर भी लिख देता हूं कि चर क्या होता है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। चर का मतलब होता है प्रथम वर्ण। क्या होता है? प्रथम वर्ण।
अब देखो प्रथम वर्ण का मतलब क्या है, हमारी जो 5 लाइनें हैं ये, इन 5 लाइनों में जो पहले नंबर का वर्ण है उनका नाम है चर वर्ण। क्या है? चर वर्ण। इस झल की जगह आपका पहला वर्ण जो हम करेंगे वो यहां से होगा पहला वर्ण। जैसे मान लो ये लाइन है हमारी, इस लाइन में से कोई भी वर्ण आपको मिलता है झल में यहां पर, तो आप उसको पहला वर्ण कर देंगे ये वाला, और इसमें पहला ये होगा, इसका पहला ये है, इसका पहला ये है, इसका पहला ये है। तो ये जो लाइन है आपकी ये पहले नंबर की, ये पहला वर्ण है आपका ये वाला पूरा। ठीक है, के चे टे ते पे, ये क्या है? पहला नंबर का वर्ण है। देखो के चे टे ते पे, ये क्या है? पहले पहले वर्ण है हमारे सारे के सारे। अब आप समझ गए होंगे, इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप समझ गए होंगे। अब इसका अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा कि झल के बाद में यदि खर मिले तो झल के स्थान पर पहला वर्ण कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं चर्प संधि। और सूत्र है हमारा खरीचे। खरीचे सूत्र का अर्थ हो जाता है खर परे झलाम चर है स्यु, यानी खर यदि बाद में है तो झलों के स्थान पर चर आदेश हो जाता है, अर्थात झलों के स्थान पर पहला वर्ण कर दिया जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है मित्रों। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए, कोई इसमें शंका आपकी नहीं रहनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें उदाहरण समझते हैं। 10-15 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। उन उदाहरणों को मैं यहां पर एक एक करके बताऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मित्रों, इतना आप लिख लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मोबाइल एप्लीकेशन को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। इस पर लगातार क्लासेज मिलेंगी आपको, और अपने दोस्त जितने भी हैं उनको भी शेयर करो, क्योंकि किसी को यदि आपके शेयर करने से फायदा मिलता है तो ये बहुत बढ़िया काम है। ठीक है, अच्छा काम है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए अच्छे से। और छोटा सा काम है, बार बार कहते हैं कि सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ये कर सकते हैं क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप छोटा काम है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में उदाहरण समझेंगे। हम मिटा रहे हैं, हम सारा मिटा देते हैं। एक बार आपने लिख लिया होगा, अब हम उदाहरण बताएंगे आपको। ठीक है, एक एक उदाहरण को समझेंगे। उदाहरण यदि आपको समझ में आ जाते हैं तो ये मानकर चलो कि आपकी संधि बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगी दिमाग में, क्योंकि मैं आपको सारे उदाहरण मोस्टली बताऊंगा जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं उदाहरणों को यहां पर मैं रखूंगा। तो चलिए उदाहरण समझते हैं। चलिए मित्रों, अब जितने भी हमारे उदाहरण हैं 10-15 उदाहरण, एक एक को समझते हैं। इसमें जो भी विशेष बातें हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। इसमें हम देखेंगे कि खर कैसे ढूंढेंगे, झल हम कहाँ ढूंढना है, हमें झल के स्थान पर कैसे हम प्रथम वर्ण करते हैं, ये सारी बातें साथ साथ में हम सीख लेंगे। चलिए एक एक को समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है हमारा, देखिए, उद्धन सर्ग है। उद्धन सर्ग है। ये उदाहरण आपको कैसे बनाने हैं मैंने यहां पर लिख दिया। वैसे ट्रिक है कि कैसे आप करोगे। यहां लिखा है कि झल के बाद में आपको खर मिलना चाहिए। ये हमारा झल है और इधर आपको खर मिलना चाहिए। यानी कि जब संधि विच्छेद का हमारा जो दो हिस्सा होते हैं, प्लस के पहले और प्लस के बाद में, तो प्लस के बाद में इधर तो आपको खर ढूंढना है और इधर आपको झल ढूंढना है, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो यहां पर झल क्या है मैंने ऊपर ही लिख दिया, 1 2 3 4 श है। ये तो झल है, तो आपको झल ढूंढना है पहले वाले भाग में। प्लस के बाद में जो दिखेगा उसमें आपको खर ढूंढना है। खर का मतलब है पहला, दूसरा और तीनों प्रकार के शय, ये हमारे खर में आते हैं, तो आपको खर ढूंढना होगा। तो चलिए पहला उदाहरण है हमारा, ढूंढते हैं कि खर क्या है। देखो सबसे पहले यहां उद लिखा हुआ है तो यहां पर दे मिल रहा है, तो आप सबसे पहले आप झल ढूंढो। यहां पर झल क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, तो ये हमारा दे आ रहा है। तो दे कौन से नंबर का आता है, देखो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको अलग करके लिख देता हूं। उद है और यहां सर्ग है, एक को लिख रहे हैं पर बाकी को बाद में समझ लेना आप खुद ही। जैसे कि उद हमने लिखा, ये दे जो है ये तीसरे नंबर का वर्ण है। कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का। हमने कहा कि झल में आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी आते हैं, तो ये तीसरे नंबर का है, तो निश्चित रूप से ये झल में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, झल प्रत्याहार के अंदर ये वर्ण आएगा। आगे हमने कहा कि खर मिलना चाहिए, तो खर में हमने कहा कि पहला, दूसरा और तीनों प्रकार के शय आते हैं, तो यहां आपको खर ढूंढना है। ये जगह है हमारी खर जहां मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहला वर्ण नहीं है, दूसरा वर्ण नहीं है, लेकिन हमने कहा कि तीनों से मिल सकते हैं, तो तीनों से में से हमारा यहां पर दंत्य सकार आ रहा है, तो इसका मतलब हमें खर मिल गया। तो अब क्या करोगे, यहां पर जो झल है, देखो झल के स्थान पर 1 हो जाएगा,
तो झल की जगह पर जो लिखा हुआ है इसकी जगह पहला वर्ण कर देना है आपको। कौन से नंबर का? पहला कर देंगे। तो ये किस वर्ग से आया है? दे। दे आता है ते की लाइन में, ते थे दे। तो आप रिवर्स जाएंगे और तीसरे की जगह पहला कर देंगे, तो पहले नंबर पे ते आता है। क्या आता है? ते। तो इसको हटा के आप एक कर देंगे, एक का मतलब आप इसको तय कर देंगे। जैसे आप इसको तय करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा उत, और इधर है सर्ग है। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं उत्सर्ग है। ऐसे आपका रूप बन जाएगा। ये सिंपल है। वैसे इसमें कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, एकदम आसान सा है। जहां जहां पर आपको झल दिख रहा है उसको पहला बना देना है आपको, बस। तो ये हमने एक समझा दिया है, आगे आप खुद समझ लेंगे। चलिए अब हम आगे समझते हैं सभी उदाहरणों को। तो इसका बन गया हमारा उत्सर्ग है। क्लियर? दूसरा है हमारा उद और कीर्ण है। यहां पर उद आ रहा है तो दे के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं, बार बार इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, झल में आता है ये। तो आगे है कीर्ण है, यानी कि के आ रहा है। तो के आपका खर में आता है कि नहीं? तो हमने खर यहां भी लिखे हुए हैं, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। जस्ट ऊपर ये खर लिखा हुआ है। खर का मतलब पहला, दूसरा, और इसके अलावा आपका श और स, ये आपके खर हैं। तो देखिए ये के आ रहा है पहले में, तो खर है। तो यहां पर भी आप दे की जगह तय कर देंगे, तो यहां लिखेंगे उत्कीर्ण है। इस तरह से आपका रूप बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे है उद और तीर्ण है। यहां पर उद में दे आ रहा है तो दे तो झल में है ही, यहां पर तय आ गया तो तय पहले नंबर पे आता है, इसलिए ये भी आपका खर में आएगा। तो यहां बना लेंगे दे को तय करके उत्तीर्ण। उत्तीर्ण ऐसे लिखेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही है, आप कैसे भी लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं है। यहां भी आपका डबल तय है, यहां भी आपका डबल तय है। ठीक है ना? ऐसे आगे चलिए। आगे है उद धन खननम। यहां पर दे आ रहा है उद में, इधर आपका खननम में खे आ रहा है। तो खे आपका दूसरे नंबर पे आता है। इसका मतलब है ये आपका खर में आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा साहब, क्योंकि खर में तो पहला और दूसरा दोनों ही वर्ण आते हैं। तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये निश्चित रूप से खर में आता है। तो यहां पर भी आप दे को तय कर देंगे, तो यहां बना लेंगे उत्खननम। उत्खननम बन जाएगा। आगे चलो। आगे हमारा उदाहरण है षड धन ते। षड यहां पर देखिए झल में आता है कि नहीं? डे। यहां डे आ रहा है, डे, तो झल में आएगा कि नहीं? तो झल क्या होता है? ये देखो लिखा हुआ है झल क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये कौन से नंबर का है? टे ठे डे ढे, टे ठे डे, तीसरे नंबर का है। तो तीसरे नंबर का है। आगे आपको ढूंढना है खर। खर में आपका पहला वर्ण आता है, दूसरा आता है, तो ते आपका पहला है। इसका मतलब खर भी मिल गया हमें। तो झल के बाद में खर मिल चुका है, तो आप झल की जगह एक बना दो। तो डे वाली लाइन में चलो और 1 नंबर पे देखो क्या है? टे। टे से टमाटर, तो टे आपको कर देना है। तो यहां पर आप कर देंगे षट ते। ऐसे ये बनेगा षट ते। यदि आपसे कोई पूछ ले कि षट ते बराबर कौन सी संधि है, तो आप चक्कर में मत पड़ जाना। ठीक है, ऐसे आगे चलो। आगे है उद और पन्ने हैं। तो यहां पर उद में दे आ रहा है, इधर पन्ने में पे आ रहा है। तो यहां पर पे आपका पहले नंबर पे आता है, तो ये खर है। तो यहां पर आप करेंगे उत्पन्न है, ऐसे बना लेंगे आप। क्लियर? आगे है आपका संसद। संसद और सत्रम। यहां पर देखो संसद में दे आ रहा है, तो दे तो झल है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आपका सत्रम आ रहा है, सत्रम। तो सत्रम में आपको देखना है कि खर है कि नहीं। खर में पहला वर्ण आता है, दूसरा आता है। यहां पर पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, लेकिन हमने कहा कि खर में आपका पहला दूसरा तो आता ही है, इसके अलावा तीनों प्रकार के शय भी आते हैं। तो यहां पर से आ रहा है। ये जो से है इसको कहते हैं दंत्य सकार। तो यहां पर आप कर सकते हैं इस जगह पर पहला वर्ण। तो यहां लिखेंगे आप संसत सत्रम, ऐसे बना लेंगे आप। संसत सत्रम बन जाएगा। ठीक है, सबके समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे चलिए। आगे हम यहां देखेंगे तद धन सम। यहां पर तद में दे आ रहा है, दे झल में है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपका से आ रहा है, तो से आपका खर में आता है, बिल्कुल आता है, ये हमारे खर रहे। तो यहां पर आप कर देंगे तत्सम। क्या करेंगे? तत्सम बन गया। आगे चलो। आगे है युयुध। युयुध सब। युयुध सब है। तो यहां पर धय आ रहा है मित्रों। अब धय आप देखो कि झल में आता है कि नहीं आता है?
निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि झल में पहला दूसरा तीसरा चौथा आता है। ये ते थे दे धे चौथे नंबर का वर्ण है, और इधर आपका से आ रहा है, से आपका खर में आता है, तो आप इस धे की जगह पहला बना देंगे, तो यहाँ कर देंगे युयुत सवह, ऐसे लिख देंगे युयुत सवह। ठीक, आगे चलो, तद धन काल है, तो दे आ रहा है झल में, ये के आपका खर में आ रहा है, तो यहां बना लेंगे तत्काल है, तत्काल है। ठीक, आगे चलो, तद है, इधर पर है, तो यहां दे आ रहा है झल में, ये आपका पे खर में आता है, तो झल के बाद में खर हो गया, तो यहां दे की जगह तय हो जाएगा, बन जाएगा तत्पर है। आगे चलो, इधर शरद है, तो दे आ रहा है, इधर काल है में के आ रहा है, के आपका खर में आता है, तो बन जाएगा शरत काल है। क्या बनेगा? शरत काल है। आगे है सत, आगे है कार है, तो सत और कार है। यहां पर देखिए ते आ रहा है, ते आपका झल में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है साहब, झल में तो आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है, तो ये पहला मिल गया, आगे आपको पहला मिल गया, तो पहला वर्ण आपका खर में भी आता है और झल में भी आता है। इसका मतलब झल के बाद में खर मिल गया, तो यहां पे आप पहला वर्ण कर देंगे। तो पहला वर्ण क्या करोगे बताओ? तय की जगह, क्योंकि तय तो खुद ही पहला है, तो तय की जगह तय ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देंगे सत्कार है, सत्कार है। ठीक, आगे चलो, लब धन स्यते, यहां पर भय आ रहा है, भय, तो भय देखो पे फे बे भय चौथे नंबर का है, इधर से आ रहा है, खर में आता है निश्चित, तो यहां पर आप कर देंगे पहला, तो पहला हो जाएगा पे, तो यहां लिखेंगे लप्स्यते, ऐसे बन जाएगा लप्स्यते, ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना। आगे है समिध धन सु, यहां पर धे आ रहा है, धे जल में आता है, बिल्कुल आता है, से आपका खर में आता है, बिल्कुल आता है, तो धे की जगह आप कर लो तय, तो बन जाएगा समित, समित सु, ऐसे बन जाएगा। लास्ट है इसमें लिब, लिब धन सा, तो यहां भय आ रहा है, आगे से आ रहा है, ठीक है, तो ये खर में आता है, ये भय आपका झल में आता है, तो यहां पर आप कर देंगे पे, क्योंकि पे इसलिए होगा क्योंकि ये आपका पे वर्ग की लाइन से है, तो आपका पहला वर्ण हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे लिप्सा। क्या बनेगा यहां बताइए? लिप्सा बनेगा, लिप्सा। इस तरह मित्रों यहां पर हमने 10-15 जो उदाहरण हैं, एक एक उदाहरण को एकदम आसान तरीका से समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये उत्सर्ग कैसे बना, उत्कीर्ण कैसे बनता है, उत्तीर्ण कैसे बनता है, ये सारे उदाहरण आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। अब मान लो कि एग्जाम में सीधा आ जाता है कि उत्खननम इत्यत्र कह संधि, उत्खननम में कौन सी संधि है, तो आपको इसमें यह देखना है कि कार्य के रूप में आपका यहां तय दिखाई दे रहा है। आप बोल के देखेंगे, जब भी आप शब्द पढ़ें कहीं पर भी, तो आप संधि विच्छेद के साथ पढ़ने का प्रयास करें, अपने से खुद से आप प्रयास करें, ऐसा अभ्यास करें। जैसे मान लो उत्सर्ग है, ऐसा आप पढ़ो तो इसको इस तरह पढ़ो, उद्सर्ग है, उद्सर्ग है, ऐसा आप खुद पढ़ोगे तो फिर आप सोचिए कि यार दे आ रहा है तो इसको तय करेंगे हम, उत्सर्ग बनेगा, फिर तो उद्सर्ग है पढ़ोगे तो आप सोचोगे दे को पहला हुआ है तो इसका मतलब चर्प संधि का उदाहरण है। ऐसे यहां उद्कीर्ण है, ऐसे यहां पढ़ो उद्तीर्ण है, उद्तीर्ण, उद्खननम, उत्खननम, ऐसे पढ़ो साथ में ही। यहां पढ़ो आप षड ते, सट ते, उदपन्न है, उत्पन्न है, संसद, सत्रम, संसद, दे पढ़ो तो तय हो गया। तो आप सोच रहे हैं कि यार दे को तय हो रहा है, इसका मतलब पहला वर्ण हो रहा है, तो पहला वर्ण आपका केवल चर्प संधि में होता है। तो आप जब भी संधि में उदाहरण पढ़ें तो आप संधि विच्छेद के साथ पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है, इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। संधि विच्छेद के साथ साथ में आप ये भी याद कर लोगे और ये भी याद कर लोगे, जैसे कि तत्काल है, तत्काल है, तत्पर है, तत्पर है, ऐसे आप पढ़ो। शरद काल है, शरत काल है, सत्कार है, सत्कार है, लवस्यते, लप्स्यते, ऐसे आप इनको पढ़ोगे तो आपको सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब ये तो अभ्यास करने से है, आप जितना अभ्यास करोगे शब्दों का, आप जितने ज्यादा संधि विच्छेद देखोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको समझ में अच्छे से आएगा। फिर आपके लिए चाहे कोई भी नया उदाहरण आ जाए कहीं से भी, आप पकड़ लोगे अच्छे से, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें ये संधि होगी, आप टुकड़ा कर लोगे उसके, ये प्रैक्टिस से होगा। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर पड़त निशान,
जब आप जानते हैं कि बार बार अभ्यास करने से कैसा भी कठिन काम हो उसको भी आसान बनाया जा सकता है। इसलिए कोशिश करो, मेहनत करो, ईमानदारी से बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। चाहे कोई कितना भी कठिन काम है, केवल एक ही तरीका है उसको करने का, और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस या अभ्यास से व्यक्ति परफेक्ट होता है। इसलिए कोशिश कभी नहीं छोड़नी है, अभ्यास आपको कभी नहीं छोड़ना है। कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती। कोशिशें इंसान को नाकाम कर सकती नहीं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं, फासले घट जाते हैं। इस तरह से मित्रों आज की हमारी जो क्लास है वो पूरी हो जाती है। अब मैं लास्ट में आपको एक प्रश्न दे के जा रहा हूं, इसमें एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है? उसका उत्तर आपको बताना होगा। ये सब आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा चैनल है लखन माली, सब्सक्राइब कर लो सभी नहीं किया है तो। और हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर करना, और इसमें आप लॉगिन करके इसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ आप पढ़ाई कर ही रहे हैं अपने दोस्तों को। ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इसमें सर ने कुछ अच्छा बताया है, तो आप लाइक करें और आप जरूर कमेंट करें। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी शंका है, तो निश्चित रूप से आप सवाल करिए। आपके हर सवाल का हम जवाब देते हैं दोस्तों। आप कोई भी कमेंट करेंगे उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। जब भी हमारे पास समय रहेगा आपको निश्चित जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आपको एक सवाल मैं देके चलता हूं। यहां पर यहां पे मैं आपको एक उदाहरण लिख रहा हूं दोस्तों। उस उदाहरण को आपको बताना होगा कि किस तरह उसका हम रूप बना सकते हैं, उसमें क्या विशेष है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा उत्थानम, एक शब्द आता है उत्थानम। मान लो कि ये आपके सामने आ जाता है कि उत्थानम इत्यत्र कै है संधि। मानो कि इस तरह का सवाल आ गया तो आपका क्या जवाब होगा, ठीक है? तो निश्चित है इसका जवाब होगा आपका चर्तु संधि। क्या होगा? चर्तु संधि। ये तो हमने बता दिया आपको, ठीक है? लेकिन मैं यहां ये पूछने वाला हूं कि ये उत्थानम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेदम किम। यहां पर संधि विच्छेद क्या होगा इसका, ये आपको बताना होगा। तो मैं यहां पर आपको हिंट में लिख रहा हूं, यहां पर उद धन डैश डैश डैश। अब उद मैंने लिख दिया है, यहां पर क्या आएगा ये आपको लिखना होगा मित्रों। ये आप पूरा करोगे, इसका उत्तर आपको लिखना होगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं यहां पर। इससे ये होगा, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखते हो या नहीं देखते हो, पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो। इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा, इससे आपका पता चल जाएगा। टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं आप, समय खराब तो नहीं कर रहे हैं आप, इससे पता चल जाएगा। क्योंकि लास्ट तक आप देखोगे तो निश्चित रूप से यहां तक पहुंचोगे आप, और यहां तक पहुंचोगे तो इसका जवाब लिखना आप जैसा भी आपको समझ में आ रहा है उतना जवाब लिखना है। यहां पर क्या आएगा, इसके विच्छेद में क्या लिखेंगे हम, कैसे रूप बनेगा इसका, वो आपको बताना होगा। समझ में आ रही है ना बात? ऐसे तो ये आपके लिए तो इसका हमारा उद्देश्य यही है। इससे हम ये देख लेंगे कि भाई आप एक्टिव है कि नहीं पढ़ाई के लिए, आप समय को खराब तो नहीं कर रहे। आपसे हम कहना चाह रहे हैं कि दोस्तों जो समय है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खराब नहीं करना है समय को। समय जहां जहां पर आपका बर्बाद हो रहा है वहां से बचाइए और बचा करके उसको पढ़ाई में लगाइए। क्योंकि समय को बर्बाद जो करता है समय उसको कभी नहीं छोड़ता है। आप चाहे कोई भी इतिहास उठा के देख लो, जिसने समय को बर्बाद किया है समय ने उसको बर्बाद कर दिया है। चाहे वो कोई भी है, समय किसी को नहीं छोड़ता है। समय आपका इंतजार नहीं करता है, हमें समय का इंतजार करना पड़ता है। समय के साथ चलो, आप आगे मत चलो, साथ साथ में चलो, तब भी काम हो जाएगा। इसलिए आप ये देखिए कि आप समय को कहां पर खराब कर रहे हैं, वहां से समय बचा करके पढ़ाई में लगाइए। मन से ईमानदारी से पढ़ाई करिए। आप प्रेम करिए अपनी किताबों से, आप मोहब्बत करिए अपनी किताबों से, आप स्नेह करिए अपनी किताबों से। किसी से मत करो, अपनी किताबों से मोहब्बत करो आप, क्योंकि ये वो आपके हम सफ़र हैं जो आपको मंजिल तक लेके जाएंगे, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे।
और बाकी लोग तो आपको लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पुस्तक आपके ऐसे साथी हैं, आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक, आपकी सफलता तक आपको लेके चलेंगे दोस्तों। क्योंकि हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, नौकरी प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना, और ये किताबों से ही दोस्ती करोगे तभी संभव है। इसलिए किताबों से आप दोस्ती करिए, किताबों के साथ रहिए, बार बार इनका अध्ययन करिए, इनको सार संभाल करिए इनकी, तभी जाकर के ये आपकी इज्जत करेंगी दोस्तों। तो कुल मिला के ये है कि आप मेहनत अच्छे से करोगे तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा। हमारे जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड में बहुत बड़ी कोई वो नहीं है, आप यदि अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आप आराम से सेकंड ग्रेड को फाइट कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे आप पता देखो, जो साथी हमारे सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर आप रीट की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप सिस्टम से तैयारी करिए दोस्तों। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो बहुत तैयारी करते हैं, बहुत तैयारी उन्होंने की थी, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पर जब रिजल्ट उनका आता है तो काफ़ी कम उनका रिजल्ट रहता है। जितनी मेहनत करते हैं उतना परिणाम नहीं मिलता है। आपको भी खुद से आप पूछिए, कभी ऐसा आपको भी लगेगा। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट कम आता है, उसका एक कारण है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है। उस कमी को आप पहचान लो बस, और उसको स्वीकार करो। क्या है कि हम स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, जब तक उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। तो पहले स्वीकार करो कि हाँ, मेरे में ये कमी है, मुझे ये सुधार करना चाहिए, ऐसे खुद स्वीकार करो आप। ठीक, जैसे सेकंड ग्रेड और रीट की बात कर रहे हैं तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट, सिलेबस टू सिलेबस चलो। आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलो, कम से कम किताब पढ़ो, लेकिन अच्छी किताब पढ़ो, बेस्ट किताब पढ़ो आप। ठीक है, अच्छी किताब पढ़ोगे और कम पढ़ोगे तो निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं दोस्तों, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। क्योंकि ज्यादा किताब पढ़ने से कंफ्यूजन उत्पन्न होने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि आप जितनी ज्यादा किताब पढ़ोगे उनमें कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। एग्जाम में जैसे ही आप जाओगे और उसमें से यदि कोई प्रश्न आता है तो आप उस समय कंफ्यूज हो जाओगे और वहां गलत होने की संभावना रहती है। चाहे जीके की बात कर लो, चाहे आप संस्कृत की बात कर लो, हिंदी की बात कर लो, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो। इसलिए सेलेक्टेड किताब आप पढ़ोगे कम से कम तो गारंटी से आप निकल जाओगे। दोस्तों, हमने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जब की थी तो हमने सिर्फ 2-4 किताब ही पढ़ी थी बस। यानी जीके के नाम पर हमारे पास लक्ष्य की किताब थी, इसके अलावा एक मैनेजमेंट की किताब थी, इसके अलावा हमारे पास करंट जीके की 2 किताब थी बस। इसके अलावा हमारा सब्जेक्ट जो था उसके हमने खुद ने नोट्स बनाए थे, उसकी 2-4 किताबें थी, उन किताबों से नोट्स हमने खुद ने तैयार करे थे बस। ये 7-8 किताबें थी और उसी से हमारा सिलेक्शन हो गया, केवल खुद की तैयारी से। तो यदि आप ईमानदारी से अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी किताबें पढ़ते हो तो फिर सिलेक्शन तो होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप फालतू की किताब मत पढ़ो यार, आप अच्छी किताब पढ़ो। तो अच्छी किताब कौन सी है, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखना। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने किताबों की लिस्ट बताई है कि आप कौन सी किताब पढ़ें। ठीक है, कौन सी गाइड आपके पास होनी चाहिए। जितनी भी बाजार में गाइड आ रही है उनमें कौन सी गाइड ऐसी है जिसमें गलतियां आपको नहीं मिलेंगी, जो बहुत अच्छी हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स की किताब हम कैसे पढ़ें, उनमें क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या प्रश्न वहां से पूछा जा सकता है, ऐसी सारी बातें उस वीडियो में हमने बताई हैं। हमारे चैनल पे है, आप चेक करें, उसको आप देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप लिंक है, क्लिक करके आप देख सकते हो दोस्तों। और अच्छा लगता है तो सभी लोगों को शेयर कर देना। तो आज का हमारा ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसमें हमने आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी दिया है यहाँ पर, और चक्र संधि के बारे में आपको बताया है। लगातार क्लासेज आपकी चलती रहेंगी दोस्तों, ऐसे ही आप जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मन से ईमानदारी से। निश्चित सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि ठान लो, परिश्रम ईमानदारी से है तो एक दिन जरूर मिलती है। तो वो एक दिन जरूर आएगा। इंतजार करें, धैर्य रखें, लगातार तैयारी में बने रहें। जय हिंद,
वंदे मातरम, नमस्कार, पुनर्मिलामः।